वेलकम स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम एक नई कविता स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो किताब है हनी ड्यू, इसका हम जो पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, उसको क्वेश्चन आंसर के साथ वो कंप्लीट किया जा सकता है, जिसकी वीडियोस मैंने चैनल पर डाली हुई हैं। तो यदि आप पहला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियोस के आप गो थ्रू हो सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं इस पोएम की, जो कि बड़ी अच्छी और एक सबक सिखाने वाली, एक लेसन देने वाली एक कविता है, जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। आंट और क्रिकेट दो तरह के इंसेक्ट होते हैं। क्रिकेट आपने देखा होगा कि रात में जो आवाज़ें आती हैं, छोटा सा एक कीड़ा होता है जिसका वोकल कॉर्ड बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जो रात में आवाज़ निकालता है, तो उसको हम क्रिकेट कहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कविता है ये ईशोप के फेबल से ली गई है। ईशोप एक ग्रीक राइटर थे प्राचीन ग्रीस में, जो फेबल लिखा करते थे। फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कोई जानवर वगैरह या कोई इंसेक्ट वगैरह, वो इस तरह से उनको लिया जाता है और उसका पर्पस कोई नैतिक शिक्षा देना होता है। तो आइए कविता को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि द आंट एंड द क्रिकेट, इन दोनों के बीच क्या बातें होती है और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. क्या होता है कि एक जो यंग, एक बेचारा नौसिखिया यंग जो क्रिकेट होता है, उसको गाना गाने का बड़ा शौक़ होता है गर्मियों के दिनों में। तो जब गर्मी का दिन होता है, समर का महीना होता है, बसंत का मौसम होता है, तो वो बेचारा गाते हुए अपना टाइम स्पेंड करता है। तो अब वो कंप्लीट करना शुरू कर देता है। जब वो घर पे पहुंचता है तो जो उसका कप बोर्ड होता है वो बिल्कुल खाली होता है। क्यों? अब विंटर आ चुकी है और कप बोर्ड उसका खाली है, तो उसके पास खाने के लिए कुछ है नहीं। अब वो इस बात के लिए कंप्लेन करता है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, क्रम माने टुकड़ा। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अब वो जो स्नो कवर्ड ग्राउंड था, यानी कि विंटर आ चुकी थी तो हर तरफ बर्फ़ पड़ रही थी, तो ज़मीन पर जो बर्फ़ की चादर फैली हुई थी, राइटर उसके बारे में कहता है कि उस ज़मीन पर बर्फ़ की जो फैली हुई चादर थी, एक भी टुकड़ा वहाँ खाने के लिए नहीं था और ना ही वहाँ कोई किसी तरह के फूल को देखा जा सकता था। और यहाँ तक कि जो पत्तियाँ थी वो भी पेड़ पर नहीं थी। ओ what will become, says the cricket of me, अब क्या होगा मेरा, क्रिकेट कहता है। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant। अब क्या होता है कि स्टारवेशन मीन्स अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हंगर, भूखमरी जिसको आप कहते हैं, और फेमीन जो होता है अकाल। अब ये जो अकाल सा पड़ गया था और भूखमरी के कगार पर पहुंच गया था, तो उसने उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा उसके अंदर हिम्मत डाल दी कि वो उस मौसम में भीगता भागता, ठंड से कांपता हुआ, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एट द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन कि ये कैसे इस पिक्चर के अंदर कांप रहा है। तो ठंड से कांपता हुआ वो उन माइजरली यानी कि कंजूस चींटियों के पास में गया, ये देखने के लिए कि क्या वो उसको कुछ दे सकती हैं खाने के लिए, ताकि वो ज़िंदा रह सके। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपीट टुमारो। तो वो ये देखने के लिए गया कि क्या उसको वो रहने के लिए जगह दे सकती हैं। अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, थोड़ा सा मुंह भर अनाज दे सकती हैं कि उसके पेट की जो क्षुधा है जो शांत हो जाए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसकी केवल इच्छा थी उधार लेने की, कि भाई आज मैं आपसे उधार ले रहा हूँ और कल जब समय आएगा
तो मैं इसको रिपे कर दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। अगर ऐसा ना हुआ, उधार ना मिला, तो वो इस भुखमरी से, इस दुख से मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब जो क्रिकेट है वो चींटियों से कहता है कि मैं आपका दोस्त हूँ, सेवक हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। लेकिन चींटियाँ ना हम उधार देती है ना उधार लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले एनीथिंग बाई when the weather was warm? Caught the cricket, not I। चींटियों ने पूछा कि दोस्त ये बताओ कि क्या तुमने कुछ बचा के रखा है। ले बाई का मतलब होता है टू सेव। ले बाई का मतलब होता है कोई चीज़ सेव करके रखना। तो उसने पूरे जो समर वेकेशन था वो तो उसने मौज मस्ती में बिता दिया। अब जब विंटर सीज़न आया तो उस विंटर सीज़न में उसके पास कुछ भी नहीं बचा था खाने के लिए। तो चींटी ने उसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि नहीं तो, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। मेरा दिल बड़ा खुश था, मैंने दिन रात गाया, क्योंकि जो पूरी नेचर थी, जो पूरी प्रकृति थी, वो बड़ी अच्छी दिखाई दे रही थी। तुमने गाया सर, ऐसा तुम कहते हो। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। जब तुमने पूरा समर गाना गाकर निकाल दिया तो अब जाओ विंटर नाच कर निकाल दो। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। अब इस तरह से इस बात का अंत हो गया और चींटियों ने अपना जो घर था उसका दरवाज़ा खोला और उसको जल्दी से बाहर निकाल दिया बेचारे क्रिकेट को। फोक्स कैन दिस अ फेबल, फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई वांट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। अब ईशोप कहते हैं कि फोक्स, फोक्स का मतलब होता है लोगों या आम जनता कि जो इस कविता को जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो जनता है, वो इसको एक रूपक कथा कह सकती है। फेबल मीन्स रूपक कथा, इसको एक रूपक कथा कह सकती है। लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू, वारंट मीन्स टू सपोर्ट। मैं इस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ, मैं इसको सच मानता हूँ कि कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनकी 4 टांगे होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी 2 टांगे होती है। अब यहाँ 2 टांगे और 4 टांगों से क्या मतलब है? 2 टांग और 4 टांग से यहाँ मतलब ये है कविता के अंदर कि कुछ लोग बड़े आलसी होते हैं। जब समय होता है काम करने का तब वो काम करते नहीं है, लेकिन जब उन पर अचानक से मुसीबत आ पड़ती है तब वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन तब समय बीत चुका होता है तो वो उस कंडीशन में कुछ कर नहीं पाते हैं। अब उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने पोएम के अंदर देखा, जो क्रिकेट था उसने अपना पूरा समय गाना गाने और मौज मस्ती में उसने बिता दिया। जब उसके पास समय था कि वो अपने आने वाले भविष्य के बारे में थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा उसकी चिंता करे, और उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए थी कि जब विंटर सीज़न आएगा तो वो बाहर जा नहीं पाएगा, तो उसको विंटर सीज़न का अरेंजमेंट पहले से करके रखना चाहिए था। लेकिन उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, केयरलेस होकर, लापरवाह होकर वो मौज मस्ती करता रहा और मौज मस्ती करते करते उसने पूरा सीज़न निकाल दिया। अब जब विंटर सीज़न आया तो उस विंटर सीज़न में उसके पास कुछ नहीं था खाने पीने के लिए, इसलिए वो चींटियों के पास में गया मदद मांगने के लिए। अब यहाँ हमने देखा कि चींटियाँ क्या करती हैं कि उसको भगा देती हैं कि भाई हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं और हम तुम्हारी तो मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मौज मस्ती, एक जो केयरलेस एटीट्यूड होता है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और वो समय को परखते नहीं हैं। लेकिन जब बुरा समय आता है तो उस बुरे समय में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं किसी की मदद मांगने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि मदद मिल जाती है और कई बार ऐसा होता है कि उनको मदद नहीं मिलती है। तो स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने समय को पूरा यूटिलाइज़ करना है ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। और एक चीज़ और
मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि कविता के अंदर जो चींटियाँ हैं उनके लिए माइज़र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। माइज़र का मतलब होता है कंजूस। यानी कि जो कंजूस व्यक्ति है, अगर उसके पास कोई आ जाता है नॉर्मल सिचुएशन में भी मदद मांगने के लिए, तो जिसकी आदत कंजूसी करने की है वो मदद करेगा नहीं। तो कविता का जो उद्देश्य है, कविता का उद्देश्य है कि अगर किसी की जान पर बन आ रही हो या किसी की जान का सवाल हो, तो वहाँ हमें उसको नैतिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए। पहले हमें उसकी मदद करनी है और मदद करने के बाद फिर जो चाहे जितने चाहे लेक्चर उसको हम दे सकते हैं मॉरल एडुकेशन के। तो पहली चीज़ है दूसरे की हेल्प करना, ताकि उसका कोई नुकसान ना हो। हेल्प करने के बाद उसको नसीहत दी जा सकती है कि देखिए आज मैंने आपकी मदद कर दी, बुरा वक्त था, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट टाइम यदि आप मेरे पास आएंगे या नेक्स्ट टाइम आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो शायद मैं आपकी हेल्प ना कर पाऊँ। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, यू हैव टू बी, क्या वो है, आत्मनिर्भर। आपको क्या बनना है, यू हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट। आप आत्मनिर्भर बनना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, और कभी ज़रूरत पड़ने पर आप अगर किसी के पास मदद मांगने जाएं तो खुशी खुशी सामने वाला आपकी मदद करे, ऐसे आपको एम्बेरस करके, आपकी बेइज्जती करके आपको निकाल ना दें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके जो कॉम्प्रिहेंशंस है उनको अब देख लेते हैं कि किस तरह के कॉम्प्रिहेंशंस इसके अंदर दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम कॉम्प्रिहेंशंस को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। क्रिकेट कहता है कि अब मेरा क्या होगा, वो ऐसा कब कहता है और क्यों कहता है। जैसे कि कविता आप पढ़ चुके हैं, तो आपने कविता के अंदर पढ़ा है कि जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है हर जगह और वो निराश हो जाता है, तो तब उस निराशा में वो ये बात कहता है कि अब मेरा क्या होगा। और ऐसा क्यों कहता है, ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अगर वो विंटर सीजन में उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा तो भुखमरी से उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 1, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। स्टूडेंट्स, ये जो लाइन दी गई है, ना उधार लो और ना उधार दो, शेक्सपियर जो कि अंग्रेज़ी के बहुत बड़े नाटककार हुए हैं, बहुत मशहूर नाटककार हुए हैं, तो उनका एक नाटक है हैमलेट। तो हैमलेट की ये लाइनें हैं, नीदर बोरोवर नॉर लेंडर बी। तो हमको ये ढूंढना है कि ये जो भाव है उधार ना लेने का और ना देने का, ये कविता के अंदर कहाँ एक्सप्रेस किया गया है। कविता में आपको याद होगा कि जब क्रिकेट उनके पास में जाता है, अपना उद्देश्य प्रकट करता है कि मैं यहाँ केवल उधार मांगने आया हूँ और कल ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपका उधार कल चुका दूँगा। तो उस पर्टिकुलर स्टेज में, उस पर्टिकुलर जगह में जो चींटी है वो तब इस बात को कहती है कि हम ना तो उधार लेते हैं और ना हम उधार देते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट किए देता हूँ ऊपर कविता के अंदर। ये देखें, यहाँ ये क्रिकेट कहता है, यहाँ ये क्रिकेट कहता है कि मैं केवल उधार लेने के लिए आया हूँ, और इसके जवाब में चींटियाँ ये, बट वी आर्ट्स नेवर बोरो एंड नेवर लैंड, ना तो हम उधार देती हैं और ना हम उधार लेती हैं। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आर्ट्स प्रिंसिपल। जो आर्ट्स के जो सिद्धांत थे उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। देखिए, इसका जो जवाब है वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। मैंने क्या समझा, मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ आर्ट्स के प्रिंसिपल के बारे में। हालांकि दो द आर्ट्स आर हार्ड वर्किंग बट इट इज़ नॉट राइट टू प्रपोज्ड और exhort everyone each time whenever somebody is in need। तो हार्ड वर्किंग इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई भी इंसान जो हार्ड वर्किंग है वो हर समय
अपने सिद्धांतों को सभी को एक सिचुएशन में लागू नहीं कर सकता। आर्न्स का जो प्रिंसिपल था उस कंडीशन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब कोई व्यक्ति आपके दरवाजे आया हो मदद मांगने के लिए, चाहे वो इंसान कैसा भी है, लेकिन योर फर्स्ट प्रायोरिटी एट दैट मोमेंट इज़ टू हेल्प दैट पर्सन। आपकी जो पहला उद्देश्य है वो उसकी मदद करना है। तो आर्न्ट का जो ये सिद्धांत था कि मेहनत करो और सेल्फ डिपेंड रहो, ये अच्छा है, लेकिन हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए मेहनती बनाने के लिए, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। लेकिन अगर कभी किसी को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमें ज़रूरत के समय मदद करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। The aunt tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? वो कहता है कि आंट ने क्रिकेट को बताया कि डांस द विंटर अवे, अब नाच करके इस विंटर सीज़न को निकाल दो। क्या आपको लगता है कि जो वर्ड है डांस ये यहाँ उचित बैठता है? अगर हाँ तो क्यों? ये वर्ड यहाँ बिल्कुल भी उचित नहीं बैठता है, क्योंकि एक व्यक्ति वो मुसीबत से गुज़र रहा है और आप उसको नसीहत करने लगे, सो दैट इज़ नॉट गुड थिंग। सो आई थिंक द वर्ड डांस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट हियर। ये बिल्कुल यहाँ उचित नहीं बैठता कि आप कोई व्यक्ति यदि मदद में है तो हम उस पर टोंट मारें या हम उस पर व्यंग के बाण कसें, तो ये चीज़ ठीक नहीं लगती। तो चींटियों का जो ये वर्ड है उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। अब इसको आपको लिखना नहीं है, केवल इसको आपको पढ़ना है। इसने कहा कि राइटर का जो ओपिनियन है वो कहाँ किस लाइन में एक्सप्रेस करता है। कविता की जो सबसे आखिर की लाइन है इसको मैं हाईलाइट किए देता हूँ। यहाँ राइटर अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। एंड द लास्ट पार्ट, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। अब इसको आपको लिखना है। तो ये जो कविता है हमारी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।